गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति को रीड करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है इसको रीड किया जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में हुई। कब हुई? 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर के अंदर जो आतंक का माहौल था, इससे इसकी शुरुआत हुई। जो सम्राट था यहाँ का फ्रांस का, इस सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, क्योंकि फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां इस प्रकार से क्रूरता का व्यवहार करता था लोगों पर। कभी भी बमबारी, कभी भी सेना को आदेश दे दिए जाते थे कि उनके ऊपर फायरिंग की जाए। इस प्रकार की एक अफवाह थी। जैसे ही उसने शहर के अंदर सेना को घुसने का आदेश दिया 14 जुलाई की सुबह, तो लोगों में अफवाह चली गई कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश अब राजा देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया कि जनशक्ति का गठन किया जाए और वो सारे मिलकर राजा की सेना के साथ युद्ध करेंगे। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए कि उनके साथ लड़ने के लिए, सेना के साथ लड़ने के लिए उनके पास आधुनिक हथियारों की ज़रूरत भी थी। आधुनिक हथियार होने चाहिए। इस प्रकार से वो बहुत से सरकारी भवनों में प्रवेश कर गए। अंत में सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा था, जो कि बास्तिल किले की जेल को वहाँ पर उन्होंने तोड़ दिया। अब बास्तिल जो किला है वो आज भी विध्वंस के रूप में वहाँ पर संजो कर रखे गए हैं लोगों ने। उसके जो अवशेष लोगों ने घरों में संजो कर रखे, ताकि इस बात की याद रहे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय इसको तोड़ा गया था। क्योंकि बास्तिल का किला जो था वो लोगों के अंदर घृणा का प्रतीक था, उनके मन के अंदर। वहाँ पर लगभग जितने भी जो कैदी होते थे उनको उसके अंदर रखा जाता था। लेकिन किले को, जो बास्तिल के किले की जेल को तोड़ा गया था, जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, यहाँ पर इस प्रकार का कुछ भी सिस्टम मिला नहीं। हथियारों पर कब्जे की इस सस्तर लड़ाई के अंदर बास्तिल का कमांडर मारा गया और वो जो सैनिक उसके अंदर कैद थे, जो सैनिक रक्षा में लगे हुए थे, वो मारे गए और जितने भी उसके अंदर कैदी थे उन कैदियों को रिहा किया गया। कैदियों को छुड़ा लिया गया। फिर भी उनकी संख्या केवल 7 ही थी, यानी कैदी केवल संख्या में 7 थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रयोग होने के कारण बास्तिल किला लोगों में घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया था और उसके अवशेष बाजारों में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह के रूप में संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, क्योंकि राजा ने लोगों पर टैक्स लगा दिए थे, पाव रोटी बढ़ा दी गई थी, कीमतें बढ़ गई थी, जनता त्राही त्राही कर रही थी, विरोध कर रही थी जनता। तो बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने के रूप में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज हम देखेंगे। इसके अंदर कि 18वीं सदी का जो उत्तरार्ध था, 1789 के अंदर ये क्रांति हुई थी। इन सालों में समाज का क्या सीन था? सन 1774 में बूर्बो राजवंश का राजा जो था लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राजारोहण के समय उसने राजकोष को खाली पाया था। जब वो राजगद्दी पर आसीन हुआ, उस समय उसके अंदर खजाने में कुछ भी माल नहीं था, यानी राजकोष खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो गए थे और वर्साए के विशाल महल को राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो विशाल महल था वर्साए का, उसमें राजदरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए उसका जो खर्चा था वो एक अलग से ही था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु
ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। यानी अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे फ्रांस के अधीन थे, अमेरिका के 13 ठिकाने ऐसे थे जो फ्रांस के अंडर चल रहे थे, उनको आज़ाद करवाने में इसने इसकी सहायता की थी लुई 16वें के शासनकाल में। तो साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। लिबरे जो है वो फ्रांस की मुद्रा थी। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। जिन्होंने कर्जा दिया हुआ था वो 10% इंटरेस्ट की डिमांड रखने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, और यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट। प्रथम जो एस्टेट था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय एस्टेट के अंदर कुलीन वर्ग के लोग आते थे। तृतीय एस्टेट के अंदर थे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान और कारीगर थे। छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर थे। ये सारे लोग तृतीय एस्टेट के अंदर गिने जाते थे। तो इन तीनों एस्टेटों के अंदर जो समाज बटा हुआ था 18वीं सदी के अंदर, ये तीनों तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो जनसाधारण ही कर अदा करते थे। कहने का मतलब पहले और दूसरे वर्ग के जो लोग थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये लोग सरकार को, राजा को कर अदा नहीं करते थे। ये टैक्स देते नहीं थे, इनको लेने की छूट होती थी। ये ले सकते थे। टाइल और टाइल प्रकार के 2 प्रकार के कर होते थे। जो ये एक धार्मिक कर होता था जो दूसरे लोगों से लेते थे, तीसरे एस्टेट के लोगों से लेते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाने वाला एक यहाँ बनाया हुआ है डायग्राम। इसमें पूरी आबादी में लगभग 90% किसान होते थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। भूमिहीन किसानों की संख्या इसमें ज़्यादा थी, जिनकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं थी। लेकिन 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे, जो जन्म से ही उनको प्राप्त हो जाते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। ये इनका जन्मना अधिकार था, विशेष अधिकार था, जो कि राज्य को दिए जाने वाला जो टैक्स था इनको ये देने से छूट थी, ये नहीं देते थे। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। कुलीन वर्ग को ये छूट थी। जो दूसरे एस्टेट के लोग थे कुलीन वर्ग के अंदर काउंट होते थे, ये सामंती कर लेते थे किसानों से। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइल और टाइद के रूप में वसूलते थे। कहता है टाइद जो था वो धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष कर था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। जो टाइल तो सरकार बोल कर लेती थी कि ये तो इतने % आपको देना ही पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर भी बहुत से थे। अप्रत्यक्ष कर क्या थे? जैसे कि नमक के ऊपर टैक्स, तंबाकू के ऊपर टैक्स, रोज़ाना उपभोग की जो वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स, वो सारे अप्रत्यक्ष कर थे जो कि सरकार शो नहीं करती थी। लगाए जाते थे ये सारे टैक्स। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। जनता के ऊपर ये सारे टैक्स लादे जाते थे।